गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप सभी का स्वागत है आज के इस वीडियो लेक्चर में। आज हम लोग बात करेंगे एमएचसी क्लास 1 और एमएचसी क्लास 2 के बारे में बात करेंगे। मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी क्लास 1 और क्लास 2। आउटलाइन आज के लेक्चर का क्या होगा? आउटलाइन होगा कि सबसे पहले हम लोग एमएचसी क्लास 1 और क्लास 2 के स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे, साथ ही साथ इसके जेनेटिक्स के बारे में बात करेंगे, थोड़ा स्ट्रेस देंगे इसके एंकर रेसिड्यू के बारे में, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसा कि एमएचसी क्लास 1 हो या क्लास 2 हो, इसके बारे में जब हम लोग एंटीजन प्रेजेंटिंग और प्रोसेसिंग पढ़ रहे थे उसमें आपको बताए थे कि दरअसल ये एक इंडोप्लाज्मिक रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे एक्सप्रेस्ड होने वाला एक रिसेप्टर है जो एंटीजन को कैरी करता है और ये वहाँ से ट्रांसफ़र होके अलग अलग मोड में, या तो वो एंडोजेनस प्रोसेसिंग अगर हो रहा है किसी एंटीजन का, पैथोजन का, या एक्सोजिनस, तो डिफरेंट मोड में उसका प्रोसेसिंग होगा और प्रेजेंटेशन होगा। और ये प्रेजेंटेशन डिफरेंट सेल के लिए होगा, या तो टी साइटोटॉक्सिक सेल के लिए होगा या टी हेल्पर सेल के लिए होगा। वो डिपेंड करेगा। MHC1 टी साइटोटॉक्सिक सेल को प्रेजेंट करेगा और हेल्पर सेल को प्रेजेंट करेगा। ये हमारा MHC क्लास 2। तो इसके बारे में पहले से ब्रीफ आइडिया हम लोग को है। हम लोग बेसिकली आज हम लोग का कंसर्न ज़्यादा इस पे है कि इसके स्ट्रक्चर में के बारे में बात करने पे है, साथ ही साथ इसके जेनेटिक्स पे बात करने का है और एंकर रेसिड्यू पे रिलाई करने का है, स्ट्रेस देने का है। एक्चुअली एंकर रेसिड्यू इसलिए इंपॉर्टेंट है कि आखिर MHC क्लास 2 कैसे किसी पार्टिकुलर फ्रैगमेंट ऑफ एंटीजीन को सेम साइज का अगर कोई पेप्टाइड का फ्रैगमेंट हो उसके बावजूद भी वो सेलेक्ट करता है, वो क्यों करता है उस पर बात करेंगे, उसका कंसेप्ट वो पे डील करेंगे। आज हम लोग बात करते हैं मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी के स्ट्रक्चर से शुरू करते हैं। देखिए स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं। स्ट्रक्चर में बेसिकली सबसे पहले शुरू करते हैं MHC क्लास 1 के बारे में, मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी क्लास 1। इसके बारे में आप इसके ऑकरेंस के बारे में आपको पता होगा कि जितना तरह का ये कहाँ पाया जाएगा, ऑल न्यूक्लिएटेड सोमैटिक सेल्स पे पाया जाएगा। ये सोमैटिक सेल्स जितना न्यूक्लिएटेड और न्यूक्लिएटेड सेल्स है वो सब के सरफेस पे एक्सप्रेस्ड होता है। साथ ही साथ ये प्रीडोमिनेंटली एक्सप्रेस्ड होता है ये ल्यूकोसाइट के सरफेस पे, ल्यूकोसाइट सरफेस। ये बात बेसिक बात है। हम लोग स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं तो ये दरअसल बना हुआ है दो पॉलीपेप्टाइड का। ये दरअसल बना हुआ है दो पॉलीपेप्टाइड का, अल्फा और बीटा 2 ग्लोबुलिन का। इसको स्ट्रक्चरली देखते हैं। जैसे ये अगर हमारा मेम्ब्रेन है, ये अगर मेम्ब्रेन है, ये साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन है, ये साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन है। इस मेम्ब्रेन में अगर हम देखें तो देखिए ये चूंकि क्या है, MHC2 क्या है, ये ग्लाइको ट्रांसमेम्ब्रेन ग्लाइकोप्रोटीन है। TM लिख रहे हैं मतलब ट्रांसमेम्ब्रेन ग्लाइकोप्रोटीन है, मतलब ये मेम्ब्रेन को क्रॉस करता है। ये देखिए अगर हम देखिए ये अगर ऐसा रेसिड्यू बना रहे हैं हम, देखिए ये स्ट्रक्चर है बेसिकली। ये साइटोप्लाज्मिक एंड है, एक्स्ट्रा सेलुलर डोमेन है, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है ये, और ये साइटोप्लाज्मिक एंड है, साइटोप्लाज्मिक एंड है, साइटोप्लाज्मिक फेस है। ये देखिए ये एक्चुअली क्या है, यहां देखिए ये अल्फा 3 है, इसके बाद अल्फा 2 है, ये अल्फा 1 है, और ये जो आपको दिख रहा है ये बीटा 2 जी लिखते हैं शॉर्ट में, जिसका मतलब है ग्लोब्यूलिन। ये दरअसल इसको अगर हम थोड़ा सा और स्पेशली हाईलाइट करके दिखाएं तो देखिए ये हमारा ये स्पेशली ये है अल्फा डोमेन है, और ये अल्फा है, अल्फा 1 है, और ये जो और ये बीटा है, बीटा 2 है।
ये देखिए, ये जो स्ट्रक्चर है इसमें जो ये ग्रुप दिख रहा है इसको बोलते हैं पेप्टाइड बाइंडिंग ग्रुप। इसको क्या बोलते हैं? पेप्टाइड बाइंडिंग ग्रुप। यही दरअसल कार्य करता है एंटीजन को, इसी यहीं आके एंटीजन सरफेस पे बाइंड करता है। अब देखिए ये अल्फा 3, अब कुछ इंपॉर्टेंट बात इससे बता देना चाहते हैं कि अल्फा 2 और अल्फा 1 बेसिकली एंटीजन जो पेप्टाइड बाइंडिंग सरफेस है वो क्रिएट कर रहा है, लेकिन बीटा 3 बेसिकली इसके क्रिएशन में इसका कोई रोल नहीं है, ये केवल एंकरिंग के रोल में है। ये केवल हेल्प इन एंकरिंग, ये एंकर। और साथ ही साथ दूसरा सबसे मेजर रोल क्या है अल्फा 3 का, कि ये दरअसल क्या करता है कि जो CD8 से ये बाइंड कराने में मदद करता है। समझते हैं? जैसे अगर ये दिखाएं कि ये हमारा एपीसी सेल है, ये एपीसी सेल है, इसके सरफेस पे हमारा ये MHC2, ऐसा अगर MHC2 है अगर दिखा रहे, ये अभी बात करें तो MHC1 ही का करते, MHC1 है ये MHC1, और इसके सरफेस पे ये हमारा एंटीजन है, ये एंटीजन है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि ये एपीसी सेल अपने सरफेस पे या ये MHC1 के थ्रू, रिसेप्टर के थ्रू एंटीजन को कैरी कराता है और एप्रोप्रिएट टी सेल से बाइंड करता है। यहाँ पे MHC क्या करेगा कि यहाँ पे जो हमारा ये टी सेल है, अगर ये टी सेल, ये देखिए ये टी सेल है, ये टी सेल में स्पेसिफिकली टी साइटोटॉक्सिक सेल है, साइटोटॉक्सिक सेल ये बाइंड कराता है। लेकिन एट द सेम टाइम एक बात और आपको जानना चाहिए कि यहाँ पे जो एक और मॉलिक्यूल है, ये CD8, ये इसके सरफेस पे एक्सप्रेस्ड हो रहा है, ये इसके सरफेस पे टी साइटोटॉक्सिक सेल पे ये बाइंड करता है किसके साथ? अल्फा 3 के साथ। और यही अल्फा 3 है। तो अल्फा 3 का दो फंक्शन हो गया, एक तो एंकरिंग में और दूसरा CD8 जो सरफेस पे मॉलिक्यूल एक्सप्रेस्ड होता है उसके साथ ये बाइंड करता है। तो ये दोनों रोल में है। तो ये स्ट्रक्चर है बेसिकली, ये बेसिक स्ट्रक्चर है। और ये देखिए इसके बारे में भी एक बात बता दें, इंपॉर्टेंट बात, कि बीटा 2G ये इंटीग्रल प्रोटीन नहीं है, ये इंटीग्रल नॉट अ इंटीग्रल प्रोटीन, ये इंटीग्रल प्रोटीन नहीं है। देखिए अल्फा 3, अल्फा 2, अल्फा 1 सब इंटीग्रल है, लेकिन ये इंटीग्रल नहीं है। बीटा 2 ग्लोब्यूलिन इंटीग्रल प्रोटीन नहीं है, ये आपको याद रखना चाहिए। अब हम लोग स्ट्रक्चर पे बात करते हैं दूसरे MHC क्लास 2 के। MHC क्लास 2 के स्ट्रक्चर को देखते हैं कि वो कैसा है। वो देखिए वो बना हुआ है अल्फा और बीटा का। वो क्या है देखिए, अगर हम बात करें तो ये हमारा साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन है और इसमें ये एंकर किए हुए हैं साइटोप्लाज्मिक एंड, और ये देखिए ये हमारा ग्रुप है। ये देखिए ये स्ट्रक्चर है बेसिकली, ये स्ट्रक्चर है किसका? हम लोग बात कर रहे हैं यहां स्ट्रक्चर ऑफ MHC क्लास 2 के बारे में बात कर रहे हैं। अब देखिए इसके स्ट्रक्चर में क्या है, ये देखिए ये अल्फा 2 है और ये अल्फा 1 है, यहाँ बीटा 2 है और यहाँ अल्फा ये बीटा 1 है। ठीक है, देखिए ये ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन है, ग्लाइकोप्रोटीन है, और ये पेप्टाइड बाइंडिंग ग्रुप है, पेप्टाइड बाइंडिंग ग्रुप है। ये देखिए ये एक्चुअली ये थोड़ा सा इसका पेप्टाइड बाइंडिंग ग्रुप, इसका पेप्टाइड बाइंडिंग ग्रुप, अगर हम MHC क्लास 2 का पेप्टाइड बाइंडिंग ग्रुप की बात करें, अगर MHC क्लास 1 के पेप्टाइड बाइंडिंग ग्रुप की बात करें, तो दोनों में स्ट्रक्चरली डिफरेंट है। और साथ ही साथ इसको जो जीन जो सिंथेसाइज करता है, जीन जो इस अल्फा बीटा को इनकोड करता है, इंटायरली डिफरेंट है।
ये जीन जो इनकोड करता है ये डिफरेंट जीन इनकोड करता है इसको। ऐसा नहीं कि अल्फा है तो सेम ही अल्फा इसको भी इनकोडिंग जीन इसको भी इनकोड करता होगा, एकदम कतई नहीं। अलग अलग जीन ये दोनों अल्फा और बीटा को इनकोड करता है, ये बात हर समय याद रहना चाहिए। उसके जेनेटिक्स पे अभी बात करते हैं। ये देखिए ये कैरी कराता है, ये इस ग्रुप में जो पेप्टाइड कैरी कर सकता है वो 13 to 25 अल्फा अल्फा लिखना मतलब अमाइनो एसिड 30 to 25 अमाइनो एसिड ये अपने पेप्टाइड ग्रुप में कैरी करा सकता है, जबकि ये एक्चुअली छोटा कराता है, ये 8 to 12 करा सकता है। ये कितना 8 to 12 अमाइनो एसिड करा सकता है। अल्फा अल्फा मतलब अमाइनो एसिड। अब ये इससे छोटा ये बाइंड इसमें नहीं करता और 13 से छोटा इसमें बाइंड नहीं करता। इसका कारण हम लोग अभी एंकर रेसिड्यू कंसेप्ट पढ़ेंगे तो उसमें बात करेंगे। अब देखिए, अब ये स्ट्रक्चर है बेसिकली, और ये देखिए पेप्टाइड कभी भी पूछा जाएगा अल्फा 1 और बीटा 1 दोनों मिलके ये पेप्टाइड बाइंडिंग ग्रुप फॉर्मेशन में मदद करता है, जबकि अल्फा 1 और अल्फा 2 इसके एमएचसी क्लास 1 में जो पेप्टाइड बाइंडिंग ग्रुप है उसमें जो पॉलीपेप्टाइड जो अल्फा डोमेन है अल्फा 1 और अल्फा 2 ये मिलके बनाता है, अल्फा 3 नहीं बनाता। इसमें भी अल्फा 2 नहीं बनाता, बीटा 2 नहीं बनाता, अल्फा 1 और बीटा 1। ये स्ट्रक्चर के बारे में हम लोग बात किए। अब इसके जेनेटिक्स के बारे में बात करते हैं। इसके जेनेटिक्स पे थोड़ा सा स्ट्रेस देते हैं। ये दरअसल इसके लिए जो जीन ह्यूमन के केस में क्रोमोसोम नंबर 6 पे लोकेटेड है। अगर हम बात करें ह्यूमन के केस में तो MHC मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी के लिए जो जीन है वो कहां पे है, क्रोमोसोम 6 पे जीन्स है। क्या है, जीन्स फॉर MHC क्लास 1 और MHC क्लास 2 के लिए जो जीन है वो क्रोमोसोम 6 पे है। ठीक है, ह्यूमन के केस में बात कर रहे हैं। अब देखिए क्रोमोसोम 6 पे ये अगर ये क्रोमोसोम 6 है तो इस पे ये एक मैटरनल है, एक पैटर्नल है, एक पैटर्नल है, एक मैटरनल है, और इस पे ये इसके लिए MHC के लिए जीन्स अवेलेबल है। अब इस पैचेज को हम लोग MHC लोसाई बोलते हैं या लोकाई, मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी लोकाई। इसी MHC को हम लोग एक और नाम से जानते हैं, MHC को एक और नाम से जानते हैं जिसको बोलते हैं HLA। HLA का मतलब क्या हुआ, ह्यूमन ल्यूकोसाइट एंटीजन। ठीक है, MHC को हम लोग HLA से भी जानते हैं। अब देखिए इस क्रोमोसोम 6 पे है दरअसल इसके लिए केवल एक एक्सेप्शन है। अगर एक्सेप्शंस की बात करें तो हमारा जो बीटा 2 ग्लोब्यूलिन है, बीटा 2 ग्लोब्यूलिन जिसको बीटा 2G बोलते हैं, ये दरअसल क्रोमोसोम 15 पे है, क्रोमोसोम 15 पे है। नहीं तो जितना तरह का ये जो हमारा MHC क्लास 1 और क्लास 2 के लिए जो जीन्स है वो इसी लोकाई पे है और इसी क्रोमोसोम नंबर 6 पे है। एक्सेप्शन क्या है कि ये बीटा 2 ग्लोब्यूलिन जो था हमारे MHC 1 का कंपोनेंट, उसमें ये इनकोड करता है, जो इसका लोकेशन है इसको इनकोड करने वाला जीन का, वो क्रोमोसोम 15 पे है। अब ये देखिए ये क्रोमोसोम 6 पे जो ये MHC के लिए लोकाई है उसको थोड़ा सा इनलार्ज करके देखते हैं, इनलार्ज व्यू। ये इसके जेनेटिक्स पे बात कर रहे हैं इसीलिए इसके इनलार्ज व्यू पे देखते हैं कि जैसे देखिए ये क्रोमोसोम 6 का देखिए, ये देखते हैं क्रोमोसोम 6 पे ये 3 पैचेज ऑफ जीन्स है। देखिए 1 2 3, पहले 3 ही का बात करते हैं। ये 3 बेसिकली किसके लिए है, ये हमारा MHC क्लास 2 के लिए है। MHC क्लास 2 के लिए 3 MHC लोकाई है, MHC 2 लोकाई जिसको बोल सकते हैं लोसाई।
ये लोसाई है, ये एक्चुअली सिंगल जीन नहीं है। इसके अंदर यहाँ जो लोसाई है ये जीन सिंगल जीन नहीं है, इस पर ये पॉलीजेनी शो करता है। ये पॉलीजेनी मतलब ग्रुप ऑफ जीन्स है जो मिलके एलेलिक फॉर्म में अलग अलग अल्फा और बीटा को इनकोड करता है, और अल्फा और बीटा डिफरेंट अलग अलग एमएचसी पे अलग अलग तरह का होगा, वो उस पर बात करते हैं। ये एक्चुअली ग्रुप ऑफ जीन्स हैं, और इसका अगर हम एमएचसी का इसीलिए टाइप अगर देखें तो एक टाइप होता है जिसको बोलते हैं हम लोग HLA-DP। HLA-DP एक टाइप है। उसके बाद यहां पे एक टाइप है, इसका नाम है HLA-DQ, और ये है HLA-DR। ठीक है, ये सब टाइप ऑफ MHC क्लास 2 है। ठीक है, अब ये क्या इनकोड करता है? ये HLA-DP भी इनकोड करता है, इनकोड्स अल्फा एंड बीटा डोमेन। अल्फा और बीटा डोमेन इनकोड करता है, ये भी अल्फा एंड बीटा डोमेन इनकोड करता है, ये भी अल्फा एंड बीटा डोमेन इनकोड करता है, ये दोनों, ये तीनों। अब देखिए इसमें एक और बात बताएं, ये ऐसा क्यों होता है? इसमें जो जीन्स हैं, ये जीन्स बेसिकली MHC2 लोकाई का अगर कैरेक्टरिस्टिक देखें तो दो इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हर समय याद रहना चाहिए कि ये पॉलीजेनी शो करता है। पॉलीजेनी मतलब ये सिंगल जीन नहीं है, ठीक है, और साथ ही साथ ये पॉलीमॉर्फिज्म शो करता है। पॉलीमॉर्फिज्म ये एक्चुअली पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब हुआ कि इसमें इस जीन में सफलिंग होता है, और इस जीन के सफलिंग के चलते जो ये प्रोटीन इनकोड करता है वो अलग अलग शेप का प्रोटीन इनकोड करता है। जैसे अगर बात करें MHC क्लास 2 का, तो MHC क्लास 2 का रिसेप्टर अलग अलग शेप का होगा ड्यू टू द पॉलीमॉर्फिज्म। ये HLA जो लोकाई है उसमें जो जीन है उसके पॉलीमॉर्फिज्म के चलते अलग अलग शेप का हमको ये मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी क्लास 2 का रिसेप्टर मिलता है। ये एंटीजन के शेप के हिसाब से अलग अलग शेप का एंटीजन अवेलेबल है, उसके लिए अलग अलग डिफरेंट शेप का ये MHC2 सरफेस पे एक्सप्रेस्ड होता है ड्यू टू पॉलीमॉर्फिज्म। अब एक और बात बताएं आपको, इंपॉर्टेंट बात, कि इस HLA-DP जो लोसाई है उसके बीच में कुछ और पैचेज ऑफ जीन्स हैं जिसके बारे में जानना चाहिए, या इस DP और DQ के बीच में जो जीन्स हैं ये बेसिकली इनकोड करता है कुछ इंपॉर्टेंट प्रोटीन। जैसे एक प्रोटीन बताते हैं TAP1, ये ट्रांसपोर्टर एसोसिएटेड विथ एंटीजन प्रेजेंटेशन। ये प्रोटीन 1 TAP1 एंड TAP2 ये दोनों को इनकोड करता है, ये बात याद रखना चाहिए। साथ ही साथ कुछ प्रोटीएज को भी इनकोड करता है। प्रोटीएज आप जानते हैं कि जो एंटीजन प्रेजेंटेशन के लिए प्रोटियोजोम कॉम्प्लेक्स है उसके लिए जो प्रोटीन सब चाहिए इसको इनकोड यही जीन करता है। साथ ही साथ अगला इसके बारे में बताएं कि इसके बाद इसी क्रोमोसोम 6 पे MHC क्लास 1 के लिए भी लोसाई है। जैसे इस लोसाई का अगर ओरिएंटेशन आपको बताएं तो इसको बोलते हैं HLA-B, इसको बोलते हैं HLA-C, और एक और है जिसको बोलते हैं HLA-A। ये देखिए ये तीनों दरअसल इनकोड करता है। ये तीनों किसको इनकोड करेगा? अल्फा चेन को, अल्फा पॉलीपेप्टाइड को लिखते हैं, अल्फा पॉलीपेप्टाइड को, अल्फा पॉलीपेप्टाइड ऑफ MHC क्लास 1, ठीक है। और इसीलिए इसको HLA-B बोलते हैं, HLA-C बोलते हैं, HLA-A बोलते हैं। अब ये एक और बात बताएं, अब ये इनकोड करता है अल्फा, लेकिन ये याद रहे कि बीटा 2G को इनकोड नहीं करता। और एक और बात याद रहे कि बीटा 2G ये पॉलीमॉर्फिज्म शो नहीं करता, साथ ही साथ पॉलीजेनी नहीं है, वो सिंगल जीन है, वो मल्टीपल जीन नहीं है, वो सिंगल जीन है। इस लोकाई में हम लोग जीन MHC2 जीन नहीं कह सकते, इसको लोसाई कहते हैं, इसलिए कि ये पॉलीजेनी है, मल्टीपल जीन्स है यहाँ,
और अलग अलग प्रोटीन को इनकोड कर रहा है, और ड्यू टू सफलिंग ये डिफरेंट शेप का रिसेप्टर इनकोड करता है MHC2 का। इसी तरह से अगर इसके बारे में बात करें तो ये पॉलीमॉर्फिज्म शो करता है, HLA-B पॉलीमॉर्फिज्म शो करता है, HLA-C पॉलीमॉर्फिज्म शो करता है, HLA-A पॉलीमॉर्फिज्म शो करता है। इसीलिए हमें रिसेप्टर का जो शेप है वो डिफरेंट मिलता है अकॉर्डिंग टू द एंटीजन। इन्वायरमेंट में जितना तरह का एंटीजन है उसके हिसाब से इसका जो सरफेस पे एक्सप्रेस होने वाला रिसेप्टर है वो अलग अलग शेप का होगा, ड्यू टू द पॉलीमॉर्फिज्म शोन बाय HLA-B, HLA-C, HLA-A। इसका एलेलिक फॉर्म भी है, डिफरेंट एलेलिक फॉर्म, HLA-A1, HLA-AA1, HLA-A2, AA2, ये डिफरेंट टाइप ऑफ एलेलिक फॉर्म है जो उसके बारे में डिटेल में हमें नहीं पढ़ना है। तो ये साथ ही साथ और कुछ जीन्स इस क्रोमोसोम 6 पे है वो भी हम लोग को समझना चाहिए। जैसे यहाँ पे एक और जीन्स है, जीन्स फॉर साइटोकाइंस। यहाँ अगर बोले तो ये जीन्स फॉर साइटोकाइंस है, साइटोकाइंस। और साइटोकाइंस में स्पेसिफिकली TNF के लिए है, TNF अल्फा, ट्यूमर नेक्रोटिक फैक्टर अल्फा के लिए जीन्स है। साथ ही साथ इसके पास ये कभी कभी इसको हम लोग लिखते हैं क्लास 3 MHC2। ये जो लिख रहे हैं ये क्लास 3 MHC है। ये क्या करता है, ये कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन को इनकोड करता है। ये कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन, ये कौन सा कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन को इनकोड करता है? ये दरअसल कॉम्प्लीमेंट C2 और C4 को इनकोड करने के लिए इसके पास जीन्स है। तो ये दरअसल इस क्रोमोसोम 6 पे ह्यूमन के केस में ये जो लोसाई है डिफरेंट, जैसे अगर MHC2 के बारे में बात करें तो सब टाइप है। ये टाइप ऑफ MHC2 है, HLA-DP, HLA-DQ, HLA-DR। उसी तरह से MHC1 के लिए HLA-B, HLA-C, HLA-A है। और ये इसका फर्दर एलेलिक फॉर्म भी है जिसका बड़ा सा नाम है, उसका कोई मतलब नहीं है। कंसेप्ट सिर्फ इतना पता होना चाहिए कि इसमें पॉलीमॉर्फिज्म और पॉलीजेनी दोनों ये शो करता है। इस पॉलीमॉर्फिज्म और पॉलीजेनी के चलते, बेसिकली मोस्टली पॉलीमॉर्फिज्म के चलते डिफरेंट शेप का हमें रिसेप्टर दिखता है अकॉर्डिंग टू द एंटीजन। तो ये बेसिक कंसेप्ट है जो पता होना चाहिए था। अब देखिए, अब हम लोग इसके जेनेटिक्स के अलावे एक और चीज पे फोकस करने वाले हैं जिसको हम लोग बोलते हैं कंसेप्ट ऑफ एंकर रेसिड्यू। एंकर रेसिड्यू बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम बात करें, जब हम सोचते हैं, जैसे एंकर रेसिड्यू कंसेप्ट के बारे में बात करना चाहते हैं, जैसे एंकर रेसिड्यू ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। ये एंकर रेसिड्यू का क्या मतलब हुआ? अगर हम बोलते हैं कि किसी भी MHC क्लास 1 की बात करें या 2 की बात करें, उस पर जो फ्रैगमेंट होगा, पेप्टाइड फ्रैगमेंट जो वो कैरी करेगा, वो बेसिकली 8 अमाइनो एसिड पेप्टाइड कैरी करेगा, 8 to 13। तो वो अगर 8 का बहुत सारा फ्रैगमेंट है ड्यूरिंग प्रोसेसिंग, एंटीजन का साइज अगर मान लिया कि देखिए, अगर एंटीजन प्रोसेसिंग के समय एपीसी प्रोसेसिंग अगर हुआ है, एपीसी प्रोसेसिंग के समय ये 8, ये पॉलीपेप्टाइड है, ये पेप्टाइड है, ये भी पेप्टाइड है, ये 8, इसका साइज कितना है? 8 अमाइनो एसिड का। इसका भी साइज है 8 अमाइनो एसिड का। लेकिन ये सेलेक्ट किसको करेगा? ये अगर मान लिया कि एक सिंपल सा स्ट्रक्चर ऐसा बना देते हैं, ये MHC क्लास 1 का ये ग्रुप है, ये पेप्टाइड बाइंडिंग ग्रुप है, ये पेप्टाइड बाइंडिंग ग्रुप। तो ये दोनों में से किसको करेगा? ये डिसाइड करेगा एंकर रेसिड्यू। एंकर रेसिड्यू बोलने का ये मतलब हुआ कि इसके पोजीशन पे कौन सा एमिनो एसिड है वो स्पेसिफिक होना चाहिए। अगर हम एक एग्जांपल लेके बोलते हैं, ये किसका है? ये रिसेप्टर MHC क्लास 1 के लिए ये पेप्टाइड है। और स्पेसिफिकली अगर ऐसा बात करें कि एलेलिक फॉर्म लेके बात करते हैं, HLA-A1 की बात करते हैं, इसके बारे में बात करते हैं, ये इसके लिए ये रिसेप्टर कौन सा है? HLA-A1 है।
अब इस पे जो पॉलीपेप्टाइड इस ग्रुप में बाइंड होगा वो एंकर रेसिड्यू डिसाइड करेगा। ये दूसरे नंबर पे जो एमाइनो एसिड होना चाहिए वो एकदम ग्लूटामेट होना चाहिए। ये क्या है? ग्लूटामेट होना चाहिए। ये ग्लूटामेट होना चाहिए। और ये दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवें नंबर पे, फिफ्थ पोजीशन पे इस पेप्टाइड पे जो एमाइनो एसिड होना चाहिए आर्जिनिन होना चाहिए। आर्जिनिन, ये देखिए दूसरा और पांचवा। अब इसमें इसके दूसरे पोजीशन पे अगर और इसके पांचवें पोजीशन पे अगर दूसरा एमाइनो एसिड है तो ये कैरी नहीं करेगा। ये कौन जाएगा? ये जाएगा। क्यों? क्योंकि इसके पास इसके ग्रुप में बाइंडिंग पॉकेट पहले से है जिसको P से डिनोट करते हैं P2। ये P2 पॉकेट है और ये P5 पॉकेट है। इसी पॉकेट के थ्रू यहां पे आके ये जो हमारा पेप्टाइड है, ये पेप्टाइड यहां पे आके बाइंड कर जाएगा। चूंकि इसके लिए बाइंडिंग ग्रुप अवेलेबल है। ये सेकंड नंबर पे एमाइनो एसिड है। कौन सा एमाइनो एसिड है? ये ग्लूटामेट है। और यहां पे कौन सा है? आर्जिनिन है। तो ये बेसिक कंसेप्ट एंकर रेसिड्यू इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर फ्रैगमेंट का साइज इतना ही है, 8 भी है, और सेम 2 फ्रैगमेंट का साइज है, तो वो सेलेक्ट किसको करेगा? वो एंकर रेसिड्यू डिसाइड करेगा। एक और एग्जांपल लेके बताते हैं MHC2 का ही। एक एलाइलिक फॉर्म MHC2 क्लास 1 का जो HLA, अगर HLA-A3 है, अगर एक और एलाइलिक फॉर्म बता रहे हैं इस रिसेप्टर का। अब देखिए ये अगर ये है तो ये इसका ये रिसेप्टर है MHC क्लास 1 और इसका एलाइलिक फॉर्म लिख रहे हैं HLA-A3। अब देखिए ये किसको सेलेक्ट करेगा? ये सेलेक्ट वैसे ही पेप्टाइड को करेगा जिसके ये अगर पेप्टाइड है, ये पेप्टाइड है, इस पेप्टाइड मान लिया कि ये 10 एमाइनो एसिड का पेप्टाइड है, ठीक है। इस पेप्टाइड के पोजीशन नंबर 2 पे, पोजीशन नंबर 5 पे और पोजीशन नंबर 9 पे एकदम स्पेसिफिक एमाइनो एसिड होना चाहिए। दूसरे पोजीशन पे आइसोल्यूसिन होना चाहिए, और ये 5वें पोजीशन पे फिनाइलएलानिन होना चाहिए, और 9वें पोजीशन पे लाइसिन होना चाहिए। तभी जाके यहां पे ये बाइंड करेगा। क्योंकि इसके पॉकेट है, ये P2 पॉकेट है, P5 पॉकेट है और P9 पॉकेट है। तो ये तीनों जब तक किसी भी पेप्टाइड का, मतलब ये क्या कंसेप्ट हुआ कि एंकर रेसिड्यू डिसाइड करता है कि कौन सा MHC क्लास 1 हो या क्लास 2 हो, उसके रिसेप्टर पे कौन सा पेप्टाइड आके बाइंड करेगा। तो अगर सेम साइज का भी पेप्टाइड हो, अगर एंकर रेसिड्यू अगर नहीं है, एंकर रेसिड्यू स्पेसिफिक पोजीशन पे जो एमाइनो एसिड है इसके लिए इसके पास ग्रुप है, वो अगर नहीं है तो वो बाइंड नहीं कराता है। तो ये बेसिक कंसेप्ट मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी पे है। हिस्टोरिकल बात हम लोग नहीं किए, दरअसल वो बहुत इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है। हम लोग स्ट्रक्चर पे ज़्यादा स्ट्रेस देने का कोशिश किए, साथ ही साथ इसके जेनेटिक्स पे बात किए, पॉलीमॉर्फिज्म और पॉलीजेनी पे बात किए, और ये क्रोमोसोम 6 पे पाए जाने वाला डिफरेंट पैचेज ऑफ जीन्स के बारे में बात किए, जो जीन्स अलग अलग पॉलीपेप्टाइड को इनकोड करता है उसके बारे में भी बात किए। इसी क्रोमोसोम 6 पे जो MHC क्लास 3 कभी कभी बोलते हैं, वो मेजरली 2 ही क्लास होता है, लेकिन तीसरा क्लास ये कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन और कुछ साइटोकाइंस जैसे TNF अल्फा को इनकोड करता है। तो ये इसके बारे में ओवरऑल हम लोग आइडिया इस लेक्चर में लिए। अब अगले लेक्चर में हम लोग अगला एंटीबॉडी पे बात करेंगे। और ये लेक्चर अगर मेरा आपको अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों में शेयर करें, और किसी तरह का अगर इससे रिलेटेड प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें। हम लोग दरअसल इम्यूनोलॉजी का लेक्चर कर रहे हैं और पूरा इम्यूनोलॉजी सीरीज़ करके ही इस लेक्चर को ख़त्म करेंगे इम्यूनोलॉजी का। उसके बाद नेक्स्ट जो सीरीज़ ऑफ लेक्चर करेंगे वो सेल बायोलॉजी से करेंगे, तो बेसिकली मेम्ब्रेन डायनेमिक्स पे करेंगे। तो थैंक यू, धन्यवाद।